हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। शो दैट द फंक्शन f सच दैट r star to r star defined by fx equal to 1 upon x is 1 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? मतलब क्या है? वो कहते हैं एक फंक्शन है जिसकी डोमेन r स्टार है और जिसकी कोडोमेन भी r स्टार है। r स्टार क्या है? सारे रियल नंबर हैं एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर्स हैं। और फंक्शन डिफाइन क्या है? f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x। और आपको दिखाना है कि जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और on 2 भी है। ठीक है, तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है कि इफ f(x) इक्वल टू fy देन x इक्वल टू y। अगर उनकी इमेज सेम है तो वो एलिमेंट्स भी दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। तो लेट x, y belongs to r star such that fx equals to fy ऐसे बोलिए। अब fx की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन x और fy की वैल्यू 1 अपॉन y। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे आपके पास आएगा x इक्वल टू y। तो इमेजेस इक्वल थी और उससे हमने प्रूव कर दिया कि जो एलिमेंट्स थे वो भी आपस में इक्वल है। सो fx इज 1 1। ठीक है, मतलब वाली कंडीशन सेटिस्फाई की। अब ऑन टू के लिए क्या है? कोडोमेन में आपके पास एक ऐसा एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए, कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपके पास डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए सच दैट fx इक्वल टू y। अब निकालने का तरीका क्या है? उसके लिए कहते हैं लेट y इक्वल्स बिलोंग्स टू r स्टार। ये r स्टार कौन सा लिख रहा हूं मैं? कोडोमेन वाला। अब इसको आप क्या करो? इक्वल रख दो साइड में, क्वेश्चन में नहीं साइड में। कैसे रखेंगे? y इक्वल्स टू 1 अपॉन x। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो। x इक्वल्स टू 1 अपॉन y। इस साइड में करना रखें। अब लिखोगे कैसे? कॉपी में लिखेंगे लेट y बिलोंग्स टू r स्टार देन देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू वो वाला 1 अपॉन y बिलोंग्स टू r स्टार। ये r स्टार कौन सा है? ये वाला है डोमेन वाला। तो x r स्टार के अंदर ऐसा होगा, और मैंने x वैल्यू पहले से निकाली साइड में। कैसा होगा कि आप जब fx की वैल्यू निकालोगे तो fx की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन x। और x की जगह क्या वैल्यू रखोगे? 1 अपॉन y रखोगे। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x की जगह रखूंगा 1 अपॉन y और ये चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा y। तो सीधा सीधा क्या आ गया मेरे पास में? fx इक्वल्स टू y। तो मेरी क्या बनी? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx इक्वल्स टू y। कंडीशन सेटिस्फाई की। सो fx इज ऑन टू। अब 1 1 भी है, ऑन टू भी है, हेंस f इज बाइजेक्टिव। ठीक होगा बात? अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ फंक्शंस हैं, आपको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव चेक करना है कि नहीं। मैं पहले फर्स्ट पार्ट लिख ले रहा हूं। f such that n to n का रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है कि fx इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब बता रहे इंजेक्टिव है कि नहीं, सब्जेक्टिव है कि नहीं। इंजेक्टिव के लिए चेक करते हैं। 1 1 के लिए क्या लिखते हैं? लेट fx इक्वल्स टू
एफ वाई है ना, ये मान कर चलते हैं। अब अगर इक्वल होंगे तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर और उस एफ वाई की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर बात नेचुरल नंबर्स में हो रही है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए कि अगर दो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर इक्वल है, दो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर इक्वल है, तो क्या वो नेचुरल नंबर्स भी इक्वल होंगे? ध्यान रहे मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, अगर दो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर इक्वल है तो वो नेचुरल नंबर्स भी हमेशा इक्वल होंगे। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5, कोई से भी दो उठाओ, उनका स्क्वायर करो, अगर वो इक्वल आ गया, इक्वल कब आएगा? जब दोनों के दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, सिर्फ उस केस में आ सकता है और किसी केस में नहीं आ सकता। तो इससे क्या पता चला कि मेरा जो वो है वो इंजेक्टिव है, यानी कि 1 1 है। ठीक है, अब ऑन टू वाला भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी वैसे तो चेक करने को भाई आप क्या करो, अपने दिमाग में काउंटर एग्जांपल ढूंढो। अगर आपको काउंटर एग्जांपल मिल गया कि भाई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो अपना काम खत्म, वहीं पे चेक क्या करना, काउंटर एग्जांपल है तो सही नहीं है। अब ऑन टू का मतलब है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए मेरे पास में एक प्री इमेज होनी चाहिए। अब आप दिमाग में जोर डालो, क्या आपके पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर कोडोमेन में है जिसकी प्री इमेज मेरे पास ना आए? मैं बताता हूं, लेट क्या, देयर इज 2 एलिमेंट 2 इन कोडोमेन। अब कोडोमेन में तो होगा नेचुरल नंबर्स है, बट देयर इज नो एक्स इन डोमेन सच दैट, अब ऐसा कोई डोमेन में आपके पास x नहीं होगा कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो जाए। ध्यान रहे मैं किसकी बात कर रहा हूं, सारा मामला नेचुरल नंबर्स के अंदर है, तो आपको ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल हो। तो आपके कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट 2 है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है वो ऑन नहीं होगा, वो कैसा होगा, इनटू होगा। तो यहां पर अपन लिख देते हैं, इसलिए हमारा फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन। ठीक है, ये बात हुई पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या कहा उसने? सेकंड पार्ट में कुछ खास नहीं कहा उसने, बस उसकी डोमेन और कोडोमेन z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फंक्शन यहां पर जिसने सेम ही दिया हुआ है f(x = x स्क्वायर। फिर कहता है इंजेक्टिव सब्जेक्टिव चेक करो, मैंने कहा चेक कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं 1 1 के लिए, 1 1 के लिए फिर वही बात हुई है ना। अब पहले मैंने काउंटर एग्जांपल ढूंढो, क्या आपको दो एलिमेंट की तरह से दिख रहे हैं जिनकी इमेज सेम हो, इंटीजर्स में बात कर रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ी देर दिमाग पर जोर डाला तो मुझे ऐसे एलिमेंट मिले, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। एक आप और बहुत सारे सोच सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, दो एलिमेंट्स की इमेज एक बनी। सो यहां पर हम क्या करेंगे, f of 2 is 4, f of -2 is 4। अब यहां से मुझे क्या है, काउंटर एग्जांपल मिल गया, तो मेरा काम क्या बना कि fx इक्वल टू fy बट x नॉट इक्वल टू y, लेकिन x y के इक्वल नहीं है ना। एक एग्जांपल काफी है गड़बड़ करने के लिए, तो इसीलिए मेरे पास में क्वेश्चन कैसा हो गया, नॉट इंजेक्टिव, या फिर ये हो गया मैन्युअल फंक्शन। कैसा हो गया, मैन्युअल फंक्शन हो गया। अब दूसरा चेक कर लेते हैं ऑन टू है कि नहीं है, मैं कर लेते हैं। देखो अब ऑन टू के लिए क्या है, आपको ऐसा एलिमेंट ढूंढना है कोडोमेन के अंदर जिसकी प्री इमेज ना हो। ढूंढो कोई, मतलब आपको इनपुट में इंटीजर्स डालने हैं और आपके पास आउटपुट में इंटीजर्स आएंगे। क्या आउटपुट में कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है आपको जिसकी प्री इमेज ना हो? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। और तरीका क्या है, बस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको एक ऐसा इंटीजर चाहिए जो इंटीजर ऐसा कोडोमेन में चाहिए जो किसी का भी स्क्वायर करने पर आपके पास ना आ सके, खाली रहे।
मेरे दिमाग में जो आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहे हैं नेगेटिव वाले इंटीजर्स आ रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर मुझे कहां पर ले जाकर देगा, पॉजिटिव में देगा, सारे पॉजिटिव आते हैं फिर जीरो आते हैं। तो मैं कहूंगा देयर एग्जिस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, उसको y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारा काम वही है, सच दैट देयर इज नो x बिलोंग्स टू डोमेन, आपको डोमेन z के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जो x स्क्वायर को y के इक्वल कर दे, और y क्या है, नेगेटिव इंटीजर, x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, इसलिए मेरा फंक्शन ऑनटू नहीं है। ये मेरा कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा इनटू फंक्शन, या फिर मैं कह सकता हूं नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। फंक्शन सेम ही है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन उसने डोमेन और रेंज क्या करते इस बार, सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब क्या है इसका, वो कह रहा है डोमेन में रियल नंबर्स, और डोमेन में रियल नंबर्स, अब बताओ कि ये जो है इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है कि नहीं है। करते हैं, चलो इसको पहले वन के लिए चेक कर लेते हैं, इंजेक्टिव के लिए चेक कर लेते हैं कि नहीं है, फिर वही अपना कंडीशन से डिसाइड करते हैं। पहली बात अपने दिमाग में काउंटर एग्जांपल सोचिए। अब अगर मुझे इंटीजर लेवल पर ही काउंटर एग्जांपल मिल गए हैं 2 और -2, तो 2 और -2 रियल नंबर्स भी हैं, है ना, आप उसको फिर से लिख सकते हो f2 = 4, f-2 = 4। तो क्या पता चल रहा है यहां से कि भाई देखो fx = f5 है, बट x नॉट इक्वल टू y, x y के इक्वल नहीं है। तो मतलब मेरे पास में जो है ये कैसा होगा फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ये बताओ नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। व्हाट इज ऑन टू, ऑन टू में कहता हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, यहां पर फिर इंटीजर वाला काम करेगा। नेगेटिव एलिमेंट जितने भी कोडोमेन के अंदर होंगे उन सब की प्री इमेज मेरे पास में नहीं आएगी। डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसका स्क्वायर करने पर आपके पास में नेगेटिव एलिमेंट आए, तो बहुत सारे एलिमेंट खाली रह जाए। तो मेरे पास फंक्शन क्या हो गया, फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स there is no pre-image, there is no pre-image, so function is not, function is a surjective नहीं है, ठीक है, इंजेक्टिव भी नहीं है, सब्जेक्टिव भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कहता है f such that z2 z, और इस बार उसने फंक्शन का जो स्टेटमेंट दिया वो कैसे दिया है, fx = x³/3। काउंटर एग्जांपल सोचिए, क्या आपके पास में ऐसा कोई वो है कि इधर ज्यादा एलिमेंट हो और इधर वन एलिमेंट बन रहा हो, वन के लिए तो वही चेक करना होता है ना। क्या ऐसा है कि 3 सारे एलिमेंट्स का एक बन रहा हो, मुझे बात लगाइए, क्योंकि माइनस वाला क्यूब का मतलब क्या है कि अगर आप पॉजिटिव टर्म डालोगे 2 का क्यूब 8, और नेगेटिव टर्म डालोगे -2, उसका क्यूब कितना हो जाएगा, -8, क्योंकि क्यूब साइन चेंज नहीं करता। तो यहाँ पर हमारे पास दिमाग लगाइए नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, वापस अपने काम पर आते थे। जनरल अब
काउंटर एग्जांपल नहीं लिया, जनरल मेथड की तरफ काम करेंगे कि let x, y belongs to z such that दो x, y ऐसे ले लिए कि भाई देखो उनकी इमेज जो है वो तो मैंने पहले इक्वल मान ली है ना, 1 1 2 चेक कर 1 1 चेक करने के लिए तो करेंगे, इमेजेस इक्वल हो गई उनकी, तो fx की जगह क्या आएगा x³ और fy की जगह y³। अब दो एलिमेंट्स का अगर क्यूब इक्वल है, अगर दो एलिमेंट्स का क्यूब इक्वल है तो वो एलिमेंट्स भी कैसे होंगे, वो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। अब बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ इंटीजर्स की, तो मेरे पास में कैसा आएगा, मेरे पास में आएगा x इक्वल्स टू y। तो मैंने इमेजेस इक्वल ली और उनकी प्री इमेज भी कैसी आई, इक्वल की आई, तो मेरे पास में कैसा हो जाएगा, ये मेरे पास में हो जाएगा इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गई बात। अब कौन को चेक कर लेते हैं, सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जरा सोचिए कि क्या सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी की प्री इमेज बन रहे हैं। अब देखिए यहां पर कि क्या मेरे पास में, फिर काउंटर एग्जांपल लूंगी कि आपके पास कोडोमेन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी कोई प्री इमेज यहां पर ना मिले, मिल रहा है क्या, देखिए सोचिए कि मिल रहा है क्या, देख लेते हैं। चलिए अब कैसे करेंगे, अगर आपको नहीं दिमाग में नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिए, अभी रफ में साइड में एग्जाम में नहीं, क्वेश्चन पेपर में नहीं करना, अपन क्या करेंगे y इक्वल्स टू x³ रख देंगे, ठीक है, और इधर से लाएंगे फिर x की वैल्यू आ जाएगी y टू द पावर 1/3 या फिर मैं कहूं क्यूब रूट। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट इंटीजर ना हो, बहुत सारे, 2 का क्यूब रूट कितना होता है, इंटीजर तो नहीं होता, 3 का क्यूब रूट इंटीजर तो नहीं होता, 4 का क्यूब रूट इंटीजर नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 का तो होता है क्यूब रूट। जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं मेरे कोडोमेन के अंदर, 2 की प्री इमेज नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका क्यूब करने पर 2 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका क्यूब करने पर 3 आ जाए, ऐसा कोई इंटीजर नहीं है, कोडोमेन इंटीजर में है। सो 4 हम लिखेंगे देयर इज नो, काउंटर एग्जांपल मिल गया ना, तो कोई भी एक लिख देंगे, देयर इज नो x बिलोंग्स टू z डोमेन, ब्रैकेट में लिख देने के लिए मैं डोमेन की बात कर रहा हूं, ये काम रफ में करना अपने लिए साइड में, कभी पता चल जाए ना है कि नहीं है। देयर इज नो x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx इक्वल्स टू, मैं 2 लिख देता हूं, ऐसा कोई मेरे पास में डोमेन में इंटीजर x नहीं है कि जो है जिसका क्यूब fx इक्वल टू 2 आ जाए, तो मेरे पास में फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। ये क्वेश्चन 4th नहीं, ये क्वेश्चन था 5th, ठीक है, 4th क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट क्या कह रहा है, उसने क्या किया, कहता फंक्शन f है n टू n, नेचुरल नंबर डोमेन, नेचुरल नंबर कोडोमेन, और फंक्शन दिया है उसने fx इक्वल्स टू x²। ठीक है बात, इसको जो है चेक करना है, फिर वही को काम करते हैं हम। पहले चेक करिए, 1 1 के लिए चेक करते हैं। काउंटर एग्जांपल सोचिए कि आपको 2 एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जिनका क्यूब करने पर एक ही एलिमेंट आए, नेचुरल नंबर्स में से सोचना है, मिल रहे हैं तो ठीक है, वरना नहीं मिल रहे तो जनरल मेथड लिखते हैं हम अपना, लेट x, y belongs to n such that fx equals to fy, है ना, 1 1 चेक करने के लिए कंडीशन हम मान कर चलेंगे, फिर आगे प्रूव करेंगे। अब fx fy के इक्वल है तो x³ इक्वल्स टू y³, और नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर दो नेचुरल नंबर्स का क्यूब इक्वल है तो वो नेचुरल नंबर्स भी हमेशा इक्वल ही होंगे। अगर काउंटर एग्जांपल हो तो मुझे बता दीजिएगा, मेरी जानकारी में नहीं है, तो क्यों है तो वो नंबर्स भी इक्वल होंगे, और इमेजेस इक्वल है तो इसने इंप्लाई क्या कर दिया कि मेरे पास में नंबर भी इक्वल है,
इसका मतलब ये कौन किसकी कंडीशन हो गई, ये हो गई इंजेक्टिव की। मतलब मेरा जो फंक्शन है ये वाला इस डोमेन को डोमेन पर डिफाइन वो इंजेक्टिव हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट क्या तो हो गया। अब ऑन टू या फिर मैं कहूं सब्जेक्टिव चेक कर लेते हैं। सब्जेक्टिव के लिए फिर वही बात है कि आपको चेक करना है कि आपकी कोर डोमेन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज आपके पास नहीं है। अभी करके तो आए हम लोग, 2 है नेचुरल नंबर कोर डोमेन में है, लेकिन किसी भी नंबर का क्यूब करने में 2 मेरे पास में नहीं आता, तो हमारे पास में एक काउंटर एग्जांपल हो गया। सो हम फिर सेम चीज लिखेंगे, देयर इज नो x belongs to natural numbers such that x cube equals to 2 या फिर fx equals to, ऐसा कोई भी आपके पास में नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए आपका जो फंक्शन है इट इज नॉट सर्जेक्टिव। कि भाई साहब ये जो फंक्शन है ये इंजेक्टिव तो है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है। तो ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो मैं पहले रीड आउट कर ले रहा हूं। वो कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r to r given by fx equals to the symbolization of greatest integer function is neither 1 1 nor onto, where x greatest integer function x denote the greatest integer less than or equal to x। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, पहली तो बात उसने की कि डोमेन R सेट ऑफ रियल नंबर से लेकर कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर तक, और डिफाइन कैसे किया है fx इक्वल्स टू x। ठीक है, इसका सिंबलाइजेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ये हो मेरे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबलाइजेशन हुआ। अब वो कह रहा है कि प्रूव करो कि इनटू भी नहीं है, मतलब इंजेक्टिव भी नहीं है और सब्जेक्टिव भी नहीं है। प्रूव करते हैं, चेक कर लेते हैं। अब जब वो कहता है कि नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, ये प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक काउंटर एग्जांपल सोच लेते हैं दिमाग में। कोई ये देखो ये एग्जांपल है जो इसकी इंजेक्टिविटी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम साफ साफ कह देंगे कि इंजेक्टिव नहीं है। अपन बात करते हैं, मैं पहले बात कर रहा हूं इंजेक्टिव होने की इस फंक्शन की। अब ग्रेटेस्ट फंक्शन इंजेक्टिव का मतलब क्या है कि 2 पॉइंट डालूं और उनकी इमेज मेरे पास में एक ही आ जाए, तो मैं क्या कहूंगा कि भैया वो इंजेक्टिव नहीं है, मैं नहीं बनूंगा। अलग अलग पॉइंट की अलग अलग इमेज आएगी तो इंजेक्टिव है। अब काउंटर एग्जांपल क्या आपके दिमाग में से 2 नंबर आ रहे हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सेम हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, आप उसके अंदर कोई भी पॉइंट डालेंगे वो देखेगा भी इससे बिल्कुल पहले वाला इंटीजर कौन सा है। आपने पॉइंट डाला कोई भी नंबर, उससे बिल्कुल पहले वाला इंटीजर कौन सा है। तो अगर आप इसके अंदर 1.1 डालेंगे तो उससे पहले इंटीजर 1 आता है। आप इसके अंदर 1.2 डालेंगे तो उससे पहले बिल्कुल इंटीजर क्या आता है, 1 आता है। आप इसके अंदर 1.3 डालेंगे तो ये आता है। आप इसके अंदर 2 डालेंगे तो 2 खुद एक इंटीजर है तो आंसर आ जाएगा 2। 2.1 डालेंगे तो 2.1 से पहला इंटीजर 2 ही है, ये आ जाएगी वैल्यू। 2.2 डालेंगे तो 2 आ जाएगी, है ना। अब मुझे सुनकर क्या ध्यान आ रहा है कि आप ये देखिए जरा ध्यान से, मैं एक काउंटर एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत सारे हो सकते हैं। f of 1.2 यानी कि 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। f of 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा। f of 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा। और ऐसे जब आप करेंगे तो f of 1.999 तक कितने भी निकाल लें उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो बहुत सारे एलिमेंट्स का इमेज एक ही में एलिमेंट आ रहा है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं कि ये तो मैनी वन फंक्शन है। मैनी एलिमेंट्स की में 1 एलिमेंट आ रहा है तो ये मैनी वन फंक्शन है। इसका मतलब मैं कहूंगा कि ये नॉट
इंजेक्टिव नहीं है। क्लियर हो? सर्जेक्टिव की बात करते हैं। सर्जेक्टिव क्या कह रहा है? सर्जेक्टिव में कहता है भाई हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए मेरे पास में, ठीक है। अब इधर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, उसकी इमेज मेरे पास में होनी चाहिए, प्री इमेज क्या होनी चाहिए? उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। अच्छा, काउंटर एग्जांपल सोचिए, क्या कोई आपके पास इधर कोडोमेन में ऐसा रियल नंबर है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, यानी कि ऐसा एलिमेंट इधर बैठा हो कि इधर वाले एलिमेंट्स की जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं तो उसके पास ना जाए, है ना, वो किसी की भी वैल्यू ना आए। तब मैंने कहा कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो कोई इंटीजर ही नहीं होगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। अब उसके अलावा जो पॉइंट्स होंगे, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कोई पॉइंट डालूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर और मेरा आंसर आ जाए 1.3? 1.3 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो क्या आउटपुट देता है? हमेशा इंटीजर आउटपुट देता है। तो जो नॉन इंटीजर रियल नंबर्स हैं, क्या कहते हैं? नॉन इंटीजर रियल नंबर्स हैं, वो कभी भी उनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एक काउंटर एग्जांपल, एक काफी है। देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट टू, है ना, मैं ले रहा हूं कोई बिलोंग्स टू आर, कौन सी आर? कोडोमेन, such that there is no x belongs to R, कौन सी R? डोमेन। कैसे? such that f of x is f of, यहां पे लिखूंगा x, कि उस पर जब आप कोई भी इनपुट ऐसी देंगे जब मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूं तो मेरे पास में 1.2 आ जाए। ऐसा कोई एलिमेंट है आपके पास जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1.2 आए? ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो मेरे पास में मैंने काउंटर एग्जांपल दे दिया, तो एक एलिमेंट कोडोमेन में खाली बैठा है, उसकी कोई इमेज नहीं है, तो मेरे पास जो फंक्शन है वो नॉट सर्जेक्टिव, वो सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये हुआ थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेम है, फोर्थ क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होगा? एफ सच दैट R2 R, और इस बार फंक्शन दिया है इसमें मॉडुलस फंक्शन। सेम प्रोसीजर, पहले काउंटर एग्जांपल ढूंढिए। क्या आपको दो एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जिनकी इमेज सेम आती हो? मॉडुलस फंक्शन के अंदर सोचिए, क्या दो एलिमेंट्स ऐसे हैं कि भाई इसका मॉडुलस लेने पर भी यही आ रहा है और इसका मॉडुलस लेने पर भी यही आ रहा है? क्या दो एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं? मेरे दिमाग में तो आ रहा है, आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे पता है f of 3, मैं कोई सा भी ले रहा हूँ, आप कोई अलग ले सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है, इक्वल टू mod 3 और ये वैल्यू देगा 3। ऐसे ही f of -3 माइनस mod 3 मोड के अंदर है और ये कितनी वैल्यू देगा? ये भी मुझे देगा 3, यानी कि fx इक्वल्स टू fy, fx इक्वल टू fy है, ये भी 3, ये भी 3, बट x नॉट इक्वल्स टू y, लेकिन x y के इक्वल नहीं है। तो मेरे पास में जो ये फंक्शन है ये नॉट इंजेक्टिव हुआ, ठीक है बात? ये हुई बात, ठीक है। एक काउंटर एग्जांपल मिला, मेरा काम बन गया। सर्जेक्टिव, फिर काउंटर एग्जांपल सोचिए। काउंटर एग्जांपल मिल जाए तो आपको पता चल गया कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, बात खत्म हो गई। अब सर्जेक्टिव के लिए क्या काउंटर एग्जांपल ढूंढना है? आपको ऐसा कोडोमेन, कोडोमेन मतलब रियल नंबर ढूंढना है जिसकी प्री इमेज ना हो, यानी कि डोमेन में से आप एलिमेंट का मोड निकाले और उस तक कभी भी ना पहुंच पाए, वो खाली बैठा रहे, वो किसी की भी इमेज ना बने। तो अब मुझे पता है मॉडुलस हर
एलिमेंट को पॉजिटिव में ले जाता है, हर एलिमेंट को कहाँ ले जाता है, पॉजिटिव में ले जाता है। तो जो नेगेटिव वाले नंबर हैं वो कैसे रह जाते हैं, वो खाली बैठे रह जाते हैं, उनको कोई भी प्री इमेज नहीं रह जाती। तो हम लिख देते हैं फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स there is no pre-image। बहुत सारे हो गए ना जिनकी प्री-इमेज नहीं है, so this is not surjective। पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे so the function is not surjective। तो मेरे पास में जो है फंक्शन वो surjective नहीं, इंजेक्टिव नहीं, surjective नहीं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमने एक और दिया हुआ है, वो सेम चीज है f such that r to r की है, और वो कह रहे हैं कि फंक्शन जो दिया है वो है सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन क्या कहता है कि जब x ग्रेटर देन हो 0 से, यानी कि जब इनपुट की वैल्यू पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो, तो आपकी आउटपुट आएगी 1 है। जब इनपुट की वैल्यू 0 हो आपकी आउटपुट आएगी 0। जब इनपुट की वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी कि जब इनपुट की वैल्यू नेगेटिव हो, नेगेटिव में कुछ भी नंबर हो, तो आपकी आउटपुट की वैल्यू आएगी -1। ये होता है हमारे पास में सिग्नम फंक्शन। सेम प्रोसीजर चेक कर लेते हैं। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव के लिए फिर से ये काउंटर एग्जांपल सोचिए कि आपके पास दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम आए। काउंटर एग्जांपल लेते काम हो जाएगा। x ग्रेटर देन सभी के लिए 1 ही आता है, तो यानी कि जितने भी x ग्रेटर देन 0 है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है उन सब की इमेज कहां जाएगी, कोडोमेन में 1 पर जाएगी। तो मैनी एलिमेंट्स की इमेज 1 एलिमेंट पर जा रही है, तो ये फंक्शन कैसा हुआ, मैनिबल, यानी कि इंजेक्टिव नहीं है। दिमाग में लिख देते हैं इसको, फॉर ऑल एलिमेंट्स x greater than 0 for all, इसको लिखते हैं fx equals to 1। ठीक है, बहुत सारे गिवन है। अब इसको लिखने का एक तरीका और है, तो मैंने ऑल एलिमेंट्स लिख दिए। आप चाहे तो कोई दो एग्जांपल लिख भी देखिए। f2 की वैल्यू भी 1 है, f3 की वैल्यू भी 1 है, इतना काफी है। तो मैं दो एलिमेंट की इमेज अलग, उनकी इमेज तो सेम आ रही है लेकिन दोनों एलिमेंट सेम नहीं है ना, तो इसलिए वो इंजेक्टिव नहीं। इस तरह से लिख सकते हैं, फिर आप इन जनरल भी लिख सकते हैं कि सारे के सारे पॉजिटिव की इमेज ही 1 आ रही है, सो दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक हो बेटा, सब्जेक्टिव पार्ट भी चेक कर लेते हैं इसका। अब सब्जेक्टिव पार्ट मजेदार है, वो क्या कह रहा है कि देखो जब आपकी इनपुट ग्रेटर देन 0 होगी, पॉजिटिव होगी, तो आउटपुट कितनी आएगी 1। इस केस में आउटपुट कितनी आएगी 0, इस केस में आउटपुट कितनी आएगी -1। तो जो आपकी कोड डोमेन में आउटपुट आ रही है उसके 3 केस बनते हैं, तो 1 आएगा या 0 आएगा या फिर -1 आएगा। बाकी के जो सारे एलिमेंट्स कोड डोमेन में हैं उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। बहुत सारे एलिमेंट्स कोड डोमेन के अंदर खाली बैठे हुए हैं, उनकी उधर कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन मेरा ऑनटू भी नहीं है, मतलब सब्जेक्टिव नहीं है। अब इसको लिखेंगे कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर कोई एक दे दीजिए, मैं मुझे 5 दे देता हूँ। फॉर 5 बिलोंग्स टू R। कौन सा R? ये मेरे पास में R है कोड डोमेन का, है ना। 5 की कोई प्री इमेज नहीं है, 5 आ ही नहीं सकता, मतलब कोड डोमेन में 5 अगर है तो इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। कोई
5 belongs to R codomain, there is no x belongs to R. कौन सा डोमेन such that f of x, मैंने काउंटर एग्जांपल दे दिया, काफी है उसको डिस्कार्ड करने के लिए। ऐसा कोई x नहीं है जो सिर्फ करे, सो दिस इज नॉट ये हुआ मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में कह रहा है भाई एक सेट है A 1 2 3 और B सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 4 5 6 7। अब एक फंक्शन है A to B और फंक्शन किस तरह है 1 4 2 5 3 6 है ना। तो इसके एलिमेंट की इमेज ये है, इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज 6 है। आपको बताना शो दैट फंक्शन इज 1 1। पहले जो फंक्शन दिया है उसको मैं इमेज और उसके एलिमेंट और उसकी इमेज फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं? हमारे पास गिवन ये है, इट मींस यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं f1 = 4, f2 = 5 और f3 = ये फंक्शन की नोटेशन का एक और तरीका है, एक तरीका है। अब वो कह रहे हैं 1 1 है। 1 1 की क्या खासियत होती है? फॉर डिस्टिंक्ट इमेज इन डोमेन there is for distinct element in domain there is distinct image, अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग है। और यहाँ से आपको दिख रहा है कि जब भी दो एलिमेंट्स अलग हैं उनकी इमेज अलग अलग है ना, हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग है। इट इज क्लियर दैट here distinct elements have distinct image in codomain, so fx is इंजेक्टिव। बाकी से सिर्फ इंजेक्टिव का तो इंजेक्टिव करेंगे, बाकी काम क्यों करेंगे? 7 क्वेश्चन देखते हैं। मैं पहले पढ़ लेता हूँ। कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, पहले केस लिख लेते हैं फिर रीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है f such that r2 r और fx की वैल्यू दी हुई है 3x - 4। एक दूसरा भी उसको लिखेंगे। इन ईच केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑनटू और बाइजेक्टिव। आपको बताना है फंक्शन 1 1 है, ऑनटू है या फिर बाइजेक्टिव है, क्या है ना बताना है। तो शुरू हो जाता है, बस इंजेक्टिव से शुरू करते हैं। इंजेक्टिव के लिए यहाँ पर क्योंकि कोई बहुत ही कॉमन फंक्शन नहीं है ना, तो अपन काउंटर एग्जांपल अगर मिल जाए तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं मिलते तो अपन जनरल मेथड से जाते हैं। हम लोग देखते हैं क्या होगा। इट विल वी विल से दैट देयर एग्जिस्ट x, y बिलोंग्स टू R, कौन सा? ये डोमेन की बात हो रही है, सच दैट 1 1 के लिए क्या मान कर चलते हैं कि fx = fy। अब fx की वैल्यू कितनी है? 3x - 4। fy की वैल्यू कितनी है? 3y - 4। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा x = y। तो यहाँ पर अगर उनकी इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी अलग अलग नहीं है, एलिमेंट भी इक्वल है। तो ये क्या होगा हमारे पास में? सो fx इज इंजेक्टिव। ठीक है, कितना हुआ? अब बात कर लेते हैं सर्फेक्टिव की भी। सर्फेक्टिव में क्या है कि हमें एक एलिमेंट चाहिए इधर कोडोमेन में, हर एलिमेंट की प्री इमेज है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, साइड में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हम एक y मान लेते हैं पहले ही कि y, इसको मैं
अलग से कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू 3x माइनस 4। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 10। ये हमने साइड में कर लेना है ना। आप कुछ भी y लेंगे तो उसके लिए आपको एक x मिल जाएगा, है ना, तो वो हमने निकाल लिया। अब आप यहाँ लिख देंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, कौन सा R, कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू क्या है, जो भी हमने वहां से निकाली साइड में, y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, ये किसको बिलोंग कर रहा है, R को, लेकिन कौन सा, डोमेन वाला। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर इज x इक्वल टू दिस, जो भी हमने निकाला बिलोंग्स टू डोमेन such that f of x equals to, पहले हम x की वैल्यू लिखते थे 3x माइनस 4, अब इसमें x की वैल्यू रख देते जो हमने वहां से निकाली, y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4। ये हमने निकाली ही ऐसे, इसको सब कुछ करके सोल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने वैल्यू ऐसे निकाली है, हमारे पास में आ जाएगा y। तो यही तो सर्जेक्टिव की डेफिनेशन होती है। अब इस केस में आप y की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, आपके पास कुछ ना कुछ x की वैल्यू आ जाएंगे। तो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे जहां पर हमारे पास कुछ वैल्यूज y के रखने पर x की वैल्यू नहीं आएगी। अभी भी केस में ये हमारे पास तरीका हुआ और हमने x की वो वैल्यू रखी कि हमारे पास fx इक्वल टू y आ गया, तो हमारे पास में सो fx इज सर्जेक्टिव। ठीक है, ये हुई हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का, कहता है f such that r to r सेम, और इस बार फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, वो कर रहा है 1 प्लस x स्क्वायर। हम सेम प्रोसीजर से जाएंगे। अब एक बात और पिछले क्वेश्चन में कि देखिए वो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन मेरे पास में हम जानते हैं फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, अब इस फंक्शन की बात करते हैं, शुरुआत से फिर इंजेक्टिव की बात करते हैं। इंजेक्टिव के लिए मन वाला तरीका बहुत कॉमन फंक्शन नहीं है, अगर आपके दिमाग में काउंटर एग्जांपल आता है, वेरी गुड, नहीं आता तो जनरल मेथड से जाते हैं। लेट देयर बी x, y बिलोंग्स टू R, मेरी डोमेन के अंदर सच दैट fx इक्वल्स टू fy। fx किसके इक्वल है, fy के इक्वल है, तो 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर के 1 से 1 कैंसिल होके कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि रियल नंबर्स पर वो बात कर रहा है, क्या ऐसा अगर दो रियल नंबर्स का स्क्वायर सेम है तो क्या जरूरी है रियल नंबर्स भी सेम हो। अब देखिए 2 का स्क्वायर भी 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, दोनों का स्क्वायर तो सेम है, लेकिन दोनों नंबर सेम नहीं है। तो रियल नंबर के केस में ये जरूरी नहीं है, ये नहीं इंप्लाई करता कि x इक्वल टू y। तो ये शुरू करने पर ये चीज इंप्लाई नहीं कर रही, इसका मतलब इट इज नॉट इंजेक्टिव। इसका मतलब क्योंकि हर के अब तक जितने पीछे वाले क्वेश्चन हमने किए में सेटिस्फाई कर जाती थी, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसीलिए इंजेक्टिव नहीं हुआ। सर्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सर्जेक्टिव के लिए फिर वही होगा, हम पहले साइड में कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे कि हम y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लेंगे। यहाँ से मेरे पास में y माइनस 1 का रूट इक्वल्स टू x। अब आप देखिए क्या आप y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं देता हूँ y की जगह 1 ले लिया, 1 माइनस 1 इज 0, 0 का रूट आप निकाल लेंगे वैल्यू। मैंने y की जगह 2 रखा, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, आप 1 का रूट निकाल लेंगे, आ जाएगा।
3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2, 2 का रूट, क्योंकि रियल नंबर से बात हो रही है तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर नेगेटिव नंबर रख दूं, मैं इसकी जगह रख दूं y की जगह -1, तो -1 -2, क्या रियल नंबर्स के अंदर -2 का रूट एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता। यानी कि कोडोमेन के अंदर मेरे पास में नेगेटिव नंबर्स हैं, या फिर 0 भी अगर आप यहाँ पर रखें तो 0 - 1 कितना होगा? -1 का रूट रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर मेरे पास में 0 और जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनकी कोई भी प्री इमेज x नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? For y less than equal to 0 there is no x belongs to R। कौन सा R? डोमेन वाला। डोमेन के अंदर कोई भी आपके पास ऐसा x नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई कर दे जब मेरे पास x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। तो बहुत सारे ऐसे कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स हैं जो खाली बैठे हैं, तो मेरे पास में एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा, इट इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, ये बात हुई हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं पढ़ देता हूं। वो कह रहा है कि लेट a and b be sets show that f a such that a cross b to b cross है। मैं इसको लिखता हूं जरा क्या रहा है ये कह रहा है कि आपके पास f such that ऐसे है a cross b to b cross a। आगे कितना है? such that f a, b equals to f b, a f a, b इक्वल्स टू b, a। इसको रिवर्स कर देता है उधर को, ऐसा फंक्शन है। इस बाइजेक्टिव आपको शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है। कर लेते हैं शो। अब देखिए पहले इंजेक्टिव की बात करते हैं। इंजेक्टिव का मतलब है कि हम पहले इमेजेस के इक्वल मानकर चलेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि a1 b1 ना, a1 b1 a2 और b2 इन सबको मान ले रहा हूँ कि इसके पार्ट है ना। तो अब कैसे है कि f of a1 b1 इक्वल्स टू f of a2 b2। अब मेरे एलिमेंट्स किस फॉर्म में? पेयर के फॉर्म में है ना। वापस तो मैं इनको इक्वल भी पेयर के फॉर्म में रखूंगा। अब अगर इनकी इमेज इक्वल है तो f a1 b1 की इमेज क्या होगी? a1 b1 की इमेज होगी b1 a1 है ना, क्योंकि फंक्शन ने ऑर्डर रिवर्स कर देता है। और इधर भी इमेज क्या बनेगी? b2 a2। अब ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि a1 इक्वल्स टू a2, ये इंप्लाई कर रहा है, और b1 इक्वल्स टू b2। और इससे क्या निकल कर आ रहा है हमारे पास में कि a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2। क्योंकि भाई अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो इनको पेयर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि a1 b1 इक्वल टू a2 b2। तो अब मैंने यहां से शुरू करके कि उन दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है और मैंने प्रूव कर दिया कि वो दोनों एलिमेंट्स भी सेम है। इसका मतलब क्या है कि वो मेरे पास में इंजेक्टिव हो गया। अब इसके सब्जेक्टिव होने की बात भी कर लेते हैं यहीं पर। अब देखिए आप b क्रॉस a में, ठीक है ना, b a टाइप के एलिमेंट्स होंगे। आप कोई भी एलिमेंट ले लें, उसकी प्री इमेज होगी। प्री इमेज में क्या करना है? मुझे बस उसको उल्टा करके लिख देना है। आप 3,4 लेंगे, उसकी प्री इमेज क्या होगी? 4,3। आप 2,5 लेंगे, उसकी प्री इमेज होगी 5,2। तो हर एलिमेंट के लिए उसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। सारे के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज है। तो यहां पर लिखेंगे for all b, a belongs to b cross a। b cross a क्या है? कोडोमेन है मेरी। ये फंक्शन में दिया ना b cross a। there exists a, b belongs to a cross b। a cross b क्या है? डोमेन। ये दी हुई है। such that
एफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल्स टू बी कोमा ए। इससे क्या पता चलता है कि मेरा फंक्शन जो है ये सर्जेक्टिव भी है, कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, और इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है। इसका मतलब एक क्वेश्चन का जो फंक्शन है वो मेरे पास में बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में से फंक्शन डिफाइन किया है कुछ इस तरह से कि जब इनपुट मेरे पास ओड होगी तो मैं इस तरह से बिहेव करेगा फंक्शन, और जब इनपुट इवन होगी तो मेरे पास में फंक्शन इस तरह से बिहेव करेगा। मुझे चेक करना है बाइजेक्टिव है कि नहीं है। इंजेक्टिव से शुरू करते हैं, पहले इंजेक्टिव चेक कर लेते हैं कि नहीं है। 1 1 वाली बात आती है ना कि आपके पास काउंटर एग्जांपल सोचिए कि आपके पास दो एलिमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं जिनकी इमेज सेम आए। मेरे पास दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, अगर मैं यहां पर f ऑफ ऑड नंबर है तो मैं यहां पर 3 रख देता हूं, तो मेरे पास में ऑड नंबर किस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा। तो ये होगा 3 + 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 आंसर आया। और अगर मैं f = 4 रखूं तो मेरे पास में कौन सा इवन नंबर है, तो इस तरह से बिहेव करेगा, तो आएगा 4/2 यानी कि 2। तो आपके पास में दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है। इससे क्या पता चलता है मेरे पास में fx = fy बट x not equal to y, so it is not इंजेक्टिव। ठीक है, क्लियर हुआ काउंटर एग्जांपल से। अब बात करते हैं कि ये सब्जेक्टिव है कि नहीं है। सब्जेक्टिव के लिए कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव के लिए मुझे देखना है कि उधर कोई एलिमेंट ऐसा है कि नहीं है जो जिसकी प्रीइमेज नहीं है। पहले n = ओड है, तो पहले मैं ओड के लिए चेक कर लेता हूँ। ओड नंबर हो गए 2r + 1 फॉर्म के, मैं उसके अंदर रख के देखता हूँ क्या बनेगा मेरे पास में। आउटपुट जो है fn मेरे पास में बनेगी 2r + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2r + 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि r + 1। ठीक है, मेरे पास में इस तरह की जो है बनेगी। अब एक तो इनपुट से आया, दूसरा भी रख के देख लेते हैं n इज इवन के लिए। तो दूसरा केस में n = 2r फॉर्म क्या होंगे, उस केस में मेरे पास में fn की वैल्यू क्या बनेगी, जब भी मेरे पास इनपुट 2 होगी तो वहां पर आएगा 2r डिवाइडेड बाय 2 यानी कि r। यानी कि अब क्या है आपके पास, आप कुछ भी फॉर्म का मेरे पास में नंबर ले रहे हैं तो आपके पास r वाले एलिमेंट्स भी होंगे सारे, और उनसे एक r+1 फॉर्म के एलिमेंट्स भी सारे के सारे होंगे। यानी कि आपके पास में अगर r की वैल्यू ओड है तो सारे ओड नंबर्स यहां से आ जाएंगे, और ओड +1 यानी कि इवन सारे नंबर्स आ जाएंगे ना। अब अगर r की वैल्यू ओड है तो ओड की वैल्यू यहां से आएगी और r+1 इवन यहां से आ जाएंगी। r की वैल्यू इवन है तो इवन वैल्यू सारी यहां से आ जाएंगी और ओड वैल्यूज यहां से आ जाएंगी। इसका मतलब सामने के सारे एलिमेंट्स मेरे कवर हो जाएंगे, कुछ इस वाले से और कुछ इस वाले से। इसका मतलब है इस फंक्शन को मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास में सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। एक बात, ठीक है, तो इंजेक्टिव है नहीं है लेकिन सर्जेक्टिव हुआ। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन में भी कोई a फंक्शन और b फंक्शन की डोमेन दी हुई है, फंक्शन क्या है इधर। अब उसको कह रहा है कि आप चेक कीजिए कि जो है ये इंजेक्टिव है कि नहीं और सर्जेक्टिव है कि नहीं। अब चेक करते हैं इंजेक्टिविटी फंक्शन, इंजेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर इंजेक्टिविटी चेक करना है तो सेम तरीके से हम लोग जनरल मेथड से करेंगे। मैं मान लेता हूं fx = fy के दोनों इक्वल है, तो क्या होगा x - 2 upon x - 3 = 2 हो जाएगा y - 2 डिवाइडेड बाय y - 3। इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा कितना सा है मेरे पास में xy - 3x - 2y = xy - 2x - 3y + 6। इधर भी 6 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे आपके पास आ जाएगा x = y। थोड़ी कैलकुलेशन के बाद तो fx = fy से शुरू किया और आपके पास में है x = y। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास फंक्शन इंजेक्टिव है।
सर्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन का क्या पता चलेगा, उसकी प्री इमेज वाला कुछ होना चाहिए मेरे पास में। तो मैं साइड में क्या करता हूँ, उसको इक्वल मान लेता हूँ y के पहले से, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मेरे पास बनेगा xy माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 2। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, xy माइनस x इक्वल्स टू 3y माइनस 2। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। x की वैल्यू आएगी। अब जब y इक्वल्स टू 1 होगा, यानी कोडोमेन में y की वैल्यू 1 रखेंगे, अब तो ये नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 मतलब नॉट डिटरमाइंड, तो आपकी x वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन इसने क्या कहा है कि डोमेन ही क्या है, आपका जो कोडोमेन है उसमें कौन से एलिमेंट है, 1 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। तो आप 1 नहीं रख सकते, 1 के अलावा y की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू x की आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब सर्जेक्टिव है। लिखेंगे कैसे, for all y belongs to b, there exists x belongs to a such that f of x is y। इसलिए मेरा फंक्शन कैसा हुआ, मेरा फंक्शन सर्जेक्टिव भी हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर में फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल्स टू x की पावर 4 और डिफाइंड है f such that r to r। अब वो कह रहा है इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बनने के बारे में पूछ रहा है। पावर 4 है, यानी कि जब भी आप इसके अंदर इवन नंबर रखेंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर रखेंगे, मैं 1 एग्जांपल ले रहा हूं, जब आप इसके अंदर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1। जब आप इसके अंदर -1 रखेंगे तो कितना आएगा, तो भी 1 आएगा। तो पहली बात है ये 1 1 नहीं है, मैं नहीं बनेगा। दूसरी बात तो इसकी आउटपुट हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज नहीं होगी। तो ये कैसा है, मेरे पास में 1 1 नहीं है, और ये ऑन टू भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, उसने दिया है fx इक्वल्स टू 3x और डिफाइन है f सच दैट r टू r। अब फिर 1 1 1 को चेक करना है। अब देखिए अगर हम सिंपल अपने तरीके से करें, 3x इक्वल्स टू 3y और यहाँ से x इक्वल्स टू y। शुरुआत कहाँ से की, fx इक्वल्स टू fy से। तो जो जनरल प्रूफ का तरीका है उससे दोनों इक्वल आ गए, एक चीज हुई, ठीक है। तो 1 1 हुआ। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, 3x इक्वल्स टू y करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, x की वैल्यू आ जाएगी y बाय 3। तो आप y की कुछ भी वैल्यू रखेंगे उधर, आपके पास इधर एक वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो ये 1 1 भी है फंक्शन और ये ऑन टू भी है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1